हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आज के सेशन में। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ब एडवांस। आज है वर्ब एडवांस की क्लास 3। पिछले 2 क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। एक नज़र मारते हैं जरा पिछले लेक्चर्स में। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वाली, वो एक बार वीडियोस देख लेगा। वर्ब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वर्ब के टाइप्स डिस्कस किए थे, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप्स थे, हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स। पिछले 2 क्लासेस में पढ़ लिया है। मेन वर्ब्स में फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रहे थे। ये देखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मेन वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की 2 कैटेगरीज थी, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप किस तरह से पहचानते हो कि वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव होती है। कुछ वर्ब्स आपको सेंटेंस में लिखने के बाद समझ में आती हैं कि ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है या इनट्रांजिटिव। ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्ब की क्लास 3 है ये। तो जो मेन वर्ब है 2 टाइप्स की थी, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब फर्दर 2 कैटेगरीज में आ रही थी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक, यहाँ सामने जो मैंने आपके वर्ब्स लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में, ये जितने भी वर्ब्स लिखे हैं सारे के सारे प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब फंक्शन करते हैं। कौन सी वर्ब्स थी ट्रांजिटिव? ऐसे वर्ब्स जिनके बाद क्या लिखना कंपल्सरी है? ऑब्जेक्ट, मीन्स नाउन और प्रोनाउन, है ना। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स थी? जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट कभी नहीं लिख सकते, ना ही कोई नाउन लिख सकते हैं और ना ही कोई प्रोनाउन। आप कोई एडवर्ब ऐड कर लीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए या प्रीपोजिशन आ जाएगी, लेकिन नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का। अभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक पूरा सेंटेंस लिखा है, मेन वर्ब को अंडरलाइन किया और एग्जामिनर पूछेगा कि ये वर्ब, पर्टिकुलर वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो आप कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स? जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ये वाली वर्ब्स प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनको सेंटेंस में लिखने के बाद नहीं समझ में आता है। इनको सेंटेंस में आपको लिखना ही ऐसे होता है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट के लिखने की कंपल्शन हो जाएगी। ठीक है, एक बार वर्ब्स पढ़ते हैं। एंजॉय, reconcile, prostrate, absent, present, acquit, amuse, order, tell, resign, avenge, avail, pride, adapt, kill, है ना। मीनिंग आप सबको क्लियर ही होंगे। एंजॉय, रिकॉन्साइल होता है बेमन से कोई चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना। प्रोस्ट्रेट इज न्यौछावर कर देना। एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट। अब एक्विट का मतलब होता है, एक्विट के 2 मीनिंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ठीक है, एक्विट मीनिंग होता है, एक फर्स्ट मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, बाइज्जत बरी हो जाना या बाइज्जत बरी कर देना। दूसरा मीनिंग होता है एक्विट का बहुत अच्छा परफॉर्म करना एडवर्स सिचुएशंस में भी। नेक्स्ट है एम्यूज। एम्यूज मीन्स एंजॉय करना। ऑर्डर, टेल, रिजाइन, एवेंज, अवेल, अवेल कोई चीज़ का लाभ उठाना, प्राइड, एडेप्ट, किल, एक्सेट्रा। इधर आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, टर्न, हाइड, मूव, बैथ, से। ये बात और बेथ, वही वाला बेथ है ये। रेस्ट, क्राई, डाई, रन, टॉक, एक्सेट्रा, है ना। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स यहाँ पे लिख दिए हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेशन में यूज़ होते हैं। और वैसे कैटेगरी में आप देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है इन सारे वर्ब्स की। एग्जाम में बार बार जो रिपीटेशन में आता है, जैसे एंजॉय वर्ड है, बहुत बार पेपर में आता है। क्यों? क्योंकि एंजॉय के साथ हम एक और रूल पढ़ते हैं कि एंजॉय के बाद जब भी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, है ना। या फिर ऑब्जेक्ट में अगर जेरेंड या इन्फिनेटिव में से कुछ लिखना है तो आप इन्फिनेटिव नहीं जेरेंड लिखते हैं वर्ब की 4th फॉर्म, है ना। देखो, ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है ना, नाउन प्रोनाउन के अलावा और कौन है ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है? 2+V1 भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, या फिर वर्ब का 4th फॉर्म भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। ये सारी नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट में, प्रोनाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट में, वर्ब का 4th फॉर्म हो सकता है ऑब्जेक्ट में, या 2 के साथ वर्ब का 1st फॉर्म मीन्स इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इन्फिनेटिव और जेरेंड क्या होता है और फंक्शन कैसे करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लेंगे इन सारे वर्ब्स को। आगे फिर अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, है ना। ध्यान से एक बार नज़र घुमा लीजिए और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन।
ठीक है, दे एन्जॉय ड्यूरिंग वेकेशन या दे एन्जॉय ड्यूरिंग द वेकेशंस, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा कि एन्जॉय कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे आप प्ले जैसा वर्ब देखोगे तो सेंटेंस में आप जैसे यूज़ करोगे चल जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि एन्जॉय प्योर फॉर्म में कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। आपको ये परफॉर्म करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या फंक्शन कर रहा है, प्रीपोजिशन, ठीक है। ड्यूरिंग यहाँ प्रीपोजिशन एक्ट कर रहा है, तो एन्जॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। इट मीन्स कि आपको एन्जॉय के बाद क्या लिखना कंपल्सरी है, ऑब्जेक्ट, है ना। और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते नहीं है, मीन्स स्टेटमेंट में क्या है, गड़बड़। आपको इसको करेक्ट करना है। एन्जॉय प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो एंड होते हैं सफिक्स सेल्फ के साथ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आप सबको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। इन जनरल एक्शन को रिसीव कौन करता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन और फिर रिफ्लेक्शन में क्या देता है वो उस वर्ब को, उस पर्टिकुलर वर्ब को ऑब्जेक्ट, खुद के रिफ्लेक्शन में, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे एन्जॉयड, अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो दे का ऑब्जेक्ट सेल्फ के साथ कैसे बन जाएगा, दे से क्या वर्ड आएगा, देमसेल्व्स। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द वेकेशंस या ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक। तो देमसेल्व्स, अब देखो एन्जॉय के पास ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। आपको समझ में कैसे आएगा कि ये एन्जॉय ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था ना कि जब भी किसी वर्ब के बाद उसका क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, इट शुड बी द रिप्लाई ऑफ what और whom, ठीक है। जब भी कोई वर्ब है उसके पास उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं भी है, आपको खुद से ऑब्जेक्ट देना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो वो what और whom का रिप्लाई होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, दे एन्जॉयड whom, देमसेल्व्स, है ना, ड्यूरिंग द वेकेशन या ड्यूरिंग वेकेशंस। तो यहाँ पे देमसेल्व्स क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट, किसके लिए, एन्जॉय के लिए, जो प्योर फॉर्म में कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है बच्चा लोग। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सेकंड है दे एन्जॉयड द पार्टी, यहाँ पे फिर से एन्जॉय ही लिखा है। अब अभी हमने याद कर ही लिया कि एन्जॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। अब सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एन्जॉय के पास ऑब्जेक्ट है, अगर है तो ठीक है आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें पुट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। दे एन्जॉयड द पार्टी, दे एन्जॉयड, देखो व्हाट का रिप्लाई चाहिए ना, दे एन्जॉयड व्हाट, पार्टी। तो पार्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट। जब ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है फिर सेंटेंस करेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब हमें पुट करना है ऑब्जेक्ट, और जब किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट कौन परफॉर्म करने लगते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ही यही है, फंक्शन ही यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट देना अगर उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द डॉक्टर्स इक्वेटेड वेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अभी हमने पढ़ा इक्वेटेड क्या होता है, एक तो टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और दूसरा एडवर्स सिचुएशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना। द डॉक्टर्स इक्वेटेड वेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्या वेल ऑब्जेक्ट है, बस सब क्वेश्चन ये है हमारा कि इक्वेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है कैसे समझ में आएगा, नेक्स्ट वर्ड से। और जब तक आपको नेक्स्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब आपको यही नहीं पता कि वेल ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो कैसे परफॉर्म करोगे क्वेश्चन, ठीक है, आप नहीं कर सकते। दे इक्वेटेड व्हाट और whom का रिप्लाई चाहिए, और ये वेल किसका रिप्लाई है, हाउ का, है ना, हाउ का रिप्लाई है ये।
रिप्लाई ऑफ हाउ। रिप्लाई ऑफ हाउ क्या होते हैं? एडवर्ब। कोई भी काम कैसे हुआ उसका रिप्लाई होता है एडवर्ब। इट मीन्स कि अगर वेल को अंडरलाइन करते आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना होता तो आंसर में ये वेल क्या होता? एडवर्ब। ठीक है। द डॉक्टर्स एक्वेटेड वेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इट मीन्स कि अब ये एक्वेट का अगर मैं आंसर देखूँ तो ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ क्योंकि इसके पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। और इंट्रांजिटिव वर्ब में आप इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट नीडेड है। तो दैट्स वाई अब ट्रांजिटिव, अब ये प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमें खुद ऑब्जेक्ट देना है। तो कैसे करेंगे? द डॉक्टर्स एक्वेटेड, फिर से प्लूरल है यहाँ डॉक्टर्स, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा इधर और रिफ्लेक्शन में क्या देगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर्स एक्वेटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है। यहां पे आप लिख लोगे देमसेल्व्स। ठीक है जी। अब द डॉक्टर्स एक्वेटेड whom, देमसेल्व्स, whom का रिप्लाई है, स्टेटमेंट करेक्ट है। शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। ठीक है। उसके इन लॉज की जो डिमांड्स थी, है ना, उसने वो क्या करी? स्वीकार कर ली है। रिकॉन्साइल मीन्स क्या करना? स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को बिना मन से। जब बिना मन से उसने क्या किया, उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने स्वीकार कर लिए हैं जो उसके इन लॉज की डिमांड है। रिकॉन्साइल मीन्स बेमन से स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। हमने अभी पढ़ा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लिखा है टू प्रेपोजिशन, है ना। तो फिर से सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा, ऑब्जेक्ट देगा, यहाँ हो जाएगा शी हैज़ रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ। ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ। ठीक है जी। शी सब्जेक्ट, तो बस जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है। अब कभी कभी अंडरलाइन किया हुआ जाता है यही वर्ड हरसेल्फ, हिमसेल्फ, है ना। तो अगर ये किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आंसर में कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ही एब्सेंटेड येस्टरडे फ्रॉम द कॉलेज। जब हम बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं? ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे। ठीक है। ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे। हम बोलने में इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट भी है। यहाँ एब्सेंट को ऑब्जेक्ट का नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एब्सेंट के बाद आपको हिमसेल्फ लिखना कंपल्सरी है इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, जबकि ये वाला एब्सेंट विदाउट हिमसेल्फ भी करेक्ट है। रीज़न क्या है? मैंने अभी आपको क्या बोला कि जितने भी वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं सेंटेंस में वो सारे के सारे वर्ब की तरह एक्ट करने चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब परफॉर्म करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ही सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? मेन वर्ब, है ना। तो अब एक मेन वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, तो दूसरा मेन वर्ब तो आएगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एब्सेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये तो कोई रूल नहीं है कि एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट तो मेन वर्ब के बाद आते हैं या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वाला मेन वर्ब था और इसीलिए ये सेंटेंस में मेन वर्ब है और एब्सेंट यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ही सब्जेक्ट है और एब्सेंट क्या है सेंटेंस में? मेन वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ईडी वाला वर्ड लिखा जाए तो क्या होता है? वो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में। अब अगर एब्सेंट मेन वर्ब की तरह परफॉर्म कर रहा है तो याद क्या रखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। इट मीन्स कि इसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। ही एब्सेंटेड whom? हिमसेल्फ येस्टरडे। क्योंकि येस्टरडे यहाँ ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता था क्योंकि येस्टरडे आंसर में क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट परफॉर्म करना है किसी वर्ड को तो या तो नाउन होना पड़ता है या प्रोनाउन होना पड़ता है। तो इसीलिए हिमसेल्फ के साथ अभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बोला कि इंट्रोड्यूस भी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। चेक ये करना है क्या इसके पास ऑब्जेक्ट है? ही इंट्रोड्यूस whom, और whom का रिप्लाई है हिमसेल्फ, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। अगर ये ऐसे लिखा होता ही इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स, है ना, या तो लिख देते ही गिव एन इंट्रोडक्शन टू द स्टूडेंट्स, तो वो करेक्ट था क्योंकि वहाँ गेव मेन वर्ब बन जाता। बट आप सीधा ही इंट्रोड्यूस मेन वर्ब की जगह पे लिख रहे हो, इट मीन्स ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है जो गिवन है, तो करेक्ट है ना। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं? पहले तो
वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए या फिर इन्फिनेटिव या जेरेंड होना चाहिए, ठीक है, और रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom होना चाहिए। आई हैव अवेल्ड ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। अब अवेल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन में ऑफ आता है। प्रेपोजिशंस में पढ़ा है हमने कि अवेल को जब भी लिखते हैं ऑफ के साथ लिखते हैं, है ना। लेकिन क्या अवेल के पास ऑब्जेक्ट है? नहीं है। आई हैव अवेल के बाद तो ऑफ लिख रहे हैं, ये इसकी फिक्स प्रेपोजिशन है, लेकिन अवेल ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट तो इसको भी नहीं लिख सकते। आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ ऑल द अपॉर्चुनिटीज या ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो ऑफ कभी कभी आपको फिलिप्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अवेल के साथ ऑफ लिखें, फ्रॉम लिखें, टू लिखें, है ना। तो अवेल के साथ ऑफ आता है फिक्स प्रेपोजिशन में, और जब आप इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी है, और आई से ऑब्जेक्ट आ रहा है माई सेल्फ। नेक्स्ट इज शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स। प्राइड्स फिर से मेन वर्ब है, शी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है, मेन वर्ब है। आपको क्या पुट करना है? शी प्राइड्स हर सेल्फ, है ना, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर नहीं सकता, तो आपको हर सेल्फ लिखना था यहाँ पे, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑफ के बाद तो आप हर भी लिख सकते हैं, फिर हर्स ही क्यों लिखा है? क्योंकि एटीट्यूड ऑफ हर्स, पोजेशन चाहिए आपको यहाँ पे, उसका, है ना, का वाला सेंस दे रहा है तो पॉजेसिव केसेस लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपने पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही था लेकिन साथ साथ में पोजेशन भी चाहिए था। दैट्स वाई हर्स का यूज करेक्ट है यहाँ पे। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली, ये तो करेक्ट ही है, प्राइड के साथ माई सेल्फ लिखा है, करेक्ट है ना। आई प्राइड ऑन बींग होता फिर रॉन्ग हो जाता सेंटेंस। द स्टूडेंट्स एक्सर्ट अलॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या लिखना पड़ेगा? द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्व्स अलॉट, द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्व्स अलॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये थे आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको पहले वर्ब्स याद होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये, और सेंटेंस में जब भी आएगी अपने ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कीप, स्टॉप, बैट, इस तरह की कुछ वर्ब्स थी। देखो, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, करेक्ट। अगर यहां लिखा होता कीप योर सेल्फ तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। योर सेल्फ फिर ऑब्जेक्ट बन जाता कीप के लिए, कीप हुम, कीप योर सेल्फ, तो योर सेल्फ के साथ सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। कीप अवे अभी करेक्ट है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है कीप के बाद, तो बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। सेकंड देखते हैं, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, है ना। हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म है, पास्ट में लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, हाइड, हिड, हिडन। ठीक है, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। ठीक है, तो अब फिर से हाइड इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको ये हटाना है, ही हिड इन द रूम। उसने खुद को रूम में छुपा लिया, आपको हिमसेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है ना। वी टॉक्ड हैप्पीली, टॉक भी कौन सा वर्ब होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। या तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद फुल स्टॉप आ जाते हैं या तो फिर कोई और वर्ड आ जाता है ऑब्जेक्ट को छोड़ के, है ना। वी टॉक्ड हाउ, और हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। इट मीन कि टॉक के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब हुआ? इनट्रांजिटिव, और ये प्योर फॉर्म में भी इनट्रांजिटिव है, करेक्ट है सेंटेंस। ऑल ऑफ देम डांस्ड माई वेडिंग फंक्शन, ऑल ऑफ देम डांस्ड माई वेडिंग फंक्शन। डांस इज ऑल्सो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद आप सीधा वेडिंग फंक्शन नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? एट प्रेपोजिशन। इसको इनट्रांजिटिव परफॉर्म कराने के लिए आपको प्रेपोजिशन ऐड करनी पड़ी, तभी सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, द कारपेंटर्स वर्क क्विकली। ठीक, कारपेंटर्स जो है वो जल्दी काम करते हैं, तो कारपेंटर्स वर्क, वर्क के बाद क्विकली फिर से क्या है? हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब है। इट मीन्स ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे करेक्ट है, वर्क इनट्रांजिटिव वर्ब है ना। दे वर्क हार्ड, इस तरह से। तो ये थे आपके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में, ये तो थे प्योर फॉर्म में जो आपको याद रखने हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको जब आप सेंटेंस में लिखते हैं तब समझ में आता है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिखूं,
ही इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, है ना। अब ये सेंटेंस में तो एक्शन वर्ब है ही नहीं, जब एक्शन वर्ब होती नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होते हैं, बट इट डजंट मीन कि यहाँ सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है। वर्ब तो है इज़ क्या है ये सेंटेंस में? मेन वर्ब। और ये कौन सी वर्ब है? इंफॉर्मेशन डिनोटिंग वर्ब है। और मैंने आपको बेसिक्स की क्लासेस में पढ़ाया है कि जब भी कभी इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस होता है तो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब अगर ये पर्टिकुलर वर्ब के पास तो किसी भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है। दैट मीन्स कि इज यहाँ पे कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या कंक्लूजन ये है कि जब ऐसा सेंटेंस है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन डिनोटिंग है, जहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं लिखी है, फिर तो ऑब्जेक्ट्स आते ही नहीं है सेंटेंस में, है ना। या फिर इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, है ना। जो फर्स्ट लेक्चर में वर्ब एडवांस की जो फर्स्ट लेक्चर था, जब चैप्टर ये स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई है आपको बी की फॉर्म्स। वो जब सेंटेंस में मेन वर्ब एक्ट करती हैं तो वो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती हैं, क्योंकि उस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है ना, जैसे ये, है ना। या फिर मैं लिख दूँ, देखो, आई हैव अ कार, तो वैसे तो ये मेन वर्ब है ना, और कार इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि हैव यहाँ पे मेन वर्ब एक्ट कर रहा है, और ये एक्शन वाला वो सेंटेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस है कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली कार यहाँ ऑब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहा है। इट मीन कि जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। या फिर कुछ एक्शन वर्ब्स लिखे हैं, देखो, जैसे he plucked the flowers, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि प्लक समझ में तो आ ही रहा है मेन वर्ब है, बट ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, कैसे समझ में आएगा? अगले वाले वर्ड से। he plucked what? flowers, है ना। तो प्लक फिर कौन सा वर्ब हुआ यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आई टीच, यहाँ पे मैं टीच को अंडरलाइन कर दूं, कौन सा वर्ब हुआ? फुल स्टॉप आ रहा है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कौन सा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं यहाँ पे लिख दूं आई टीच इंग्लिश, जब मैंने आई टीच इंग्लिश लिख दिया तो अब फिर से हम चेक करेंगे आई टीच व्हाट का रिप्लाई है? इंग्लिश। इट मीन्स इंग्लिश क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट। तो टीच के पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टीच कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं लिख दूँ यहाँ पे आई टीच हर, है ना। तो फिर से टीच ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि फिर से ऑब्जेक्ट है यहाँ। आई टीच होम का रिप्लाई है। जब भी किसी वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई लिखा जाए तो उस केस में कोई भी एक्शन वर्ब क्या हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। अभी हमने वर्ब एडवांस स्टार्ट किया है, 3 क्लासेस हो गई हैं। 4th क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का जो चार्ट था उसका लास्ट पार्ट, जहाँ पे हमने कौन सी वर्ब्स पढ़ी हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाएगा उसमें इन्फिनेटिव, फिर जेरेंड और फिर पार्टिसिपल, ठीक है। तब तक के लिए 4th स्लाइड या 4th क्लास से पहले ये तीनों क्लासेस अच्छे से देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम, ठीक है, पेपर में आए हुए। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे हैप्पी।